मेरा बेटा नशा करता था। एक दिन एक 14 साल की लड़की को अगवा करके घर लेकर आया और उसका इज्जत लूटने के लिए अपने कमरे में लेकर जाने लगा। मैं विधवा औरत थी। बेटे की यह नालायक देखकर उस लड़की को किसी तरह बचा लिया और उसे घर से भगा दिया। मेरा बेटा गुस्से में मुझे घसीट कर कमरे में ले जाते हुए बोला, आज मैं तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। और उसने जबरदस्ती मुझे बेड के ऊपर। मेरे बेटे को नशे की लत लग गई थी। वह नशे में झूमता हुआ घर आया था, जबकि मैं उसको कई बार मना कर चुकी थी कि वह ये सब छोड़ दे, लेकिन वह मेरी कोई बात नहीं सुनता था। जाने बाहर और क्या कुछ करता था जिससे मैं अनजान थी। मोहल्ले वालों की भी शिकायतें आई थी कि अपने बेटे को समझाओ, यह नशे की हालत में कहाँ किसी हद की पहचान करेगा और मोहल्ले की बच्चियों को तंग करता है। मगर वह मेरे काबू में नहीं रहा था। मेरा बेटा जिद्दी और हठ धर्म लड़का था और बाप के बाद तो और शेर हो गया था। मैं कभी सख्ती करने की कोशिश करती तो मुझ पर चिल्लाने लगता और बदतमीजी भी करता था, जिसकी वजह से मैं खामोश हो जाती थी। नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। मेरा बेटा मैट्रिक में था जब उसकी गलत किस्म के लड़कों से दोस्ती हो गई थी। पहले तो वह थोड़ा बेहतर था, तमीज से बात करता था, मगर फिर उन लड़कों के साथ दोस्ती हुई तो वह तमीज लिहाज भूलने लगा था। एक बार घर पर ही बेटे बेटे ने दोस्तों के साथ पार्टी करने का प्रोग्राम बनाया। उसके स्कूल के दोस्त भी थे और वह हमारा दोस्त भी साथ थे। बेटे ने मुझे कहा कि पिज्जा तैयार कर लेना और मीठे में हलवा तैयार कर लेना। मैं चाहता हूं कि खाने में कोई कमी ना रहे। सबको पता चलना चाहिए कि मेरे घर की पार्टी है। कोई बात नहीं, वह किन चक्कर में पड़ गया था उसको मेरा एहसास ही नहीं था। मैं दिन रात किचन में खड़ी होकर इतनी मेहनत कर रही थी और 2 वक्त की रोटी खाने के काबिल हो पाई थी। अब जब मेरा काम चल निकला था तो बेटे को नवाब बनकर दूसरों पर रोब झाड़ने की सूझ रही थी। मैं बस दुख से सोच कर ही रह गई थी। उसके अलावा मैं क्या कर सकती थी। वह तो बड़े मजे से अपनी बात करके चल दिया था। अगले रोज सब कुछ तैयार करने में बेटे को हाथ बटाने को कहा तो वह राजी हो गया। जाने क्या सोचकर उसने हाँ की थी। खैर, मुझे खुशी थी कि वह मेरे साथ झगड़ने की बजाय मेरी मदद करने को आया था। मैं तेजी से हाथ चला रही थी और पिज्जा तैयार करने लगी। बेटा बर्तन धोकर सलाद बनाने में व्यस्त हो गया था। मैं बहाने बहाने से उसको छोटी छोटी गलतियां सुधारने को भी कह रही थी और वह भी सुन रहा था। तभी उसके दोस्तों ने धावा बोल दिया था। यह मेरे साथ किचन में काम कर रहा था तो वह भी किचन के पास ही चले आए थे। मेरा किचन ओपन एयर था। वह सब वहां हाल में कमरे में किचन के सामने ही जमा होने लगे। कोई सोफों पर बैठने लगे थे, कोई किचन की स्लीप के साथ ही खड़े होने लगे थे और मैं दिल ही दिल में इस रौनक पर काफी अच्छा महसूस कर रही थी। बातें हंसी मजाक के दौरान मैं अपने काम में मगन थी कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने सर उठाकर सामने देखा तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही थी। मेरे बेटे के दोस्त जो आवारागर्दी थे और यहाँ पर खाने के लिए मौजूद थे, वह बेहुदा अंदाज में मुझे घूर रहे थे और एक दूसरे के कानों में खुसर फसर कर रहे थे। यह अंदाज किसी माँ के लिए बेटे वाले बिल्कुल ना थे। जब मेरी नज़र एक की नज़रों से टकराई तो बजाय शर्मिंदा होने के वह दूसरी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सुनसुनाहट सी दौड़ गई थी। मुझे अपने ही घर में असुरक्षित होने का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ था। यही वह दोस्त थे जो मेरे बेटे को हर बुराई करना सिखा रहे थे। तो फिर मैं कैसे उनसे कोई अच्छा गुमान कर सकती थी। मैंने बेटे से कहा कि तुम लोग जाओ यहाँ से, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। बेटे ने मुझे हैरत से देखा था, फिर सर हिलाकर वह हाथ धोते हुए अपने दोस्तों से कहने लगा, चलो ऊपर चलते हैं, खाना अपने वक्त पर ही खाएंगे, फिलहाल कुछ मस्ती करते हैं। उसके आवारा दोस्त भी ये सुनकर गहरी नज़र मुझ पर डालते हुए वहां से हट गए थे। चंद मिनटों में हाल काफी खाली हो चुका था, मगर मुझे अब भी खौफ महसूस हो रहा था। कैसे बदतमीज और बदलिहाज बच्चे हैं। आजकल के उम्र का भी लिहाज नहीं। दोस्त की माँ हूं तो उनकी भी माँ की जैसी थी। क्या मेरा बेटा मोहल्ले वाली और दूसरी औरतों को ऐसे ही नजरों से देखता होगा? क्या यही वजह थी कि मोहल्ले वाले उसकी शिकायत करते थे? सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। उस दिन तो ठीक ठाक से सब अपने घर चले गए थे, मगर मैंने बेटे को साफ कहा कि दोबारा अपने दोस्त इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। तुम जो खर्चा लेते हो उसमें उनको पार्टी दिया करो। वह भी बाहर कहीं। मेरी हिम्मत इतनी नहीं है कि लोगों को खाने खिलाओ। पहले तो उसने शिकायती नजरों से मेरी तरह देखा था, मगर मैंने उसको एहसास दिलाया कि मुझे कल फिर बहुत सारे ऑर्डर्स तैयार करने हैं। आज भी काम करना था। ऐसे में यह फालतू काम मेरे सर पर डालकर मुझे तंग मत किया करो। बात तो सच ही थी कि मुझे वाकई अगले रोज किसी कॉलेज के लिए 500 लड़कों का खाना तैयार करना था और पैकिंग भी करके देनी थी। बेटा चुप था और अगले रोज घर रुककर इंतजार करने लगा कि मैंने सच में इतना काम करना है या नहीं। सुबह सवेरे उठकर काम को शुरू कर चुकी थी। आज भी पनीर ही तैयार करनी थी।
सलाद बनाने के लिए मैंने चॉपिंग मशीन इस्तेमाल की थी और रायता भी जरूरी था। इतने काम करने के लिए मैं अकेले ही परेशान हो रही थी। बेटे ने जब ये देखा तो शर्मिंदा हो गया था और सलाद और रायता प्लास्टिक की थैलियों में डालकर उसने मेरी मदद भी की थी और मुझसे वादा भी किया था कि दोबारा दोस्तों को खाने पर नहीं बुलाऊंगा। ये सुनकर मैंने खामोशी से अपना काम जारी रखा था। हाँ, मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया था कि मेरे बेटे में कुछ तो माँ का एहसास है। पनीर को पैकिंग के लिए भी काफ़ी वक्त चाहिए था। कॉलेज वालों ने उसके लिए 2 कैंटीन वाले लड़कों को घर भेज दिया था। उनकी मदद से पनीर के 500 पैक तैयार हुए थे और मैंने उनको उनकी उस मदद के लिए 500 भी थमाकर भेजा था और फिर थक हार कर सोफे पर जा गिरी। बेटा सर खुजाते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ चल पड़ा था। जैसे तैसे करके मैंने रात का खाना तैयार किया था। यह मेरी रोज की ड्यूटी थी। कभी काम का बहुत लोड होता था तो कभी बस थोड़ा बहुत काम होता था। अगले 2 दिन तक तो बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स मिलते रहे थे। फिर एक बार के बाद मैंने किचन का सामान लेने के लिए बाजार जाने का इरादा किया था। उस दिन काम कोई नहीं था और सामान सारा बिल्कुल खत्म था और अगर मैं सुस्ती करती तो नहीं हो पाता था। अगले दिन मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ता। सो मैंने नाश्ते के बाद सारा किचन समेटा सामान की लिस्ट तैयार की और बाजार रवाना हो गई थी। वहां पर मुझे अपने बेटे के बारे में जो भयानक कारनामे पता चले वह मुझे एकदम से परेशान कर गए थे। लड़कियां उसका जिक्र करते हुए नफरत के साथ उसको बददुआ दे रही थी और मेरा दिल तकलीफ से टूट रहा था। सामान लेकर जब मैं वापस घर आ रही थी तो मैंने अपने बेटे के करतूत अपनी आंखों से देखे थे। वह अपने उन्हीं दोस्तों में से 2 आवारा लड़कों के साथ नुक्कड़ पर खड़ा था और हर आती जाती लड़की को छेड़ रहा था। आवाजें कसना, इशारे करना और गंदी गाली का इस्तेमाल करना इतने बुरे काम हैं जो शरीफ लड़की को जीते जी मारने के समान होते हैं। अफसोस कि मेरा बेटा वही सब कुछ तो कर रहा था। मैंने जल्दी से सामान घर के अंदर दरवाजे पर ही छोड़ा और जाकर बेटे को पुकारा ताकि उसको बाज रख सकूं, मगर वह तो मुझे सामने देखकर उल्टा मुझसे ही बदतमीजी करने लगा था कि मैं घर पर क्यों नहीं बैठती हूँ, गलियों में घूमने फिरने की शौकीन हो गई हूँ, वगैरह वगैरह। मैं तो उसके बातों पर शर्मिंदगी से खड़ी थी। वह बकता झुकता वहां से चला गया और मैं रोते हुए घर लौट आई थी। उसने तो मेरी बेबसी का भी लिहाज नहीं रखा था, मेरी परेशानी बढ़ाने में लगा हुआ था, जबकि मैं खुश हो रही थी कि मेरे बेटे को मेरी परवाह है। रात को नशे में डूबा हुआ घर पहुंच गया था। मैंने उसको खूब डांटा और शर्म दिलाई कि कितने गलत हरकतें कर रहा है, मगर उसको तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। होश में जो नहीं था, क्या समझता क्या सुनता, गिरता पड़ता कमरे में गया और आड़ा तिरछा बेड पर गिरकर सो गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने बेटे का यही रूप भी देखूंगी। जब शादी के 5 साल बाद बेटा पैदा हुआ तो मैंने और मेरे पति ने कितनी खुशी मनाई थी कि हमें ऊपर वाले ने औलाद की खुशी दिया है। पति ने दिन रात एक करके कमाई दुगनी कर दी थी कि मेरे बेटे को कभी किसी चीज की कमी का एहसास ना हो। अच्छा पढ़ेगा, अच्छी डिग्री हासिल करेगा, बड़ा ऑफिसर बनेगा और हमारे बुढ़ापा का सहारा बनेगा। जब उसने पहला कदम उठाया तो हमने खूब मिठाई बांटी कि पहली बार बोला तो खुशी हुई और उन खुशियों और लाड प्यार के चक्कर में शायद बचपन से ही हमने उसकी परवरिश को इतनी अहमियत ही नहीं दी थी, तो इसी वजह से अब ये दिन देखना पड़ गए थे। उसके स्कूल का पहला दिन हम दोनों खुद जाकर उसको स्कूल छोड़ने आए थे और छुट्टी के वक्त वापस लेने भी गए थे। उसके नाज नखरे उठाने में कोई कसर बाकी नहीं रही थी। वह मस्ती में जो बात कह देता वह हम पर पूरी करना फर्ज था। वह बदतमीजी करता तो हंसकर टाल देते थे। वह सो रहा होता तो सांस तक रोक लेते थे कि उसकी नींद खराब ना हो जाने। फिर मोहल्ले में किसी के बच्चे को लड़ा करके मारने लगता तो हम उसकी तरफ से माफी मांग लेते थे, मगर उसको उसकी गलती का एहसास तक नहीं दिलाया कि बच्चा बड़ा होगा तो सब समझ जाएगा। इतने नाज नखरे उठाए कि सही गलत की पहचान ही नहीं करवाए और वाकई वह खुद सीख गया था, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीजें सीख गया था। फिर वह 10 वर्ष का हुआ तो बाप का साया सर से उठ गया था, मगर मां होने के नाते मैंने अपना फर्ज निभाया और दिन रात एक कर डाले कि बेटे की जिंदगी पर बुरा असर ना पड़े, उसको बाप की कमी महसूस ना हो। इस सब में मैं एक बार फिर उसको अपनी अहमियत का एहसास नहीं दिलाया था, ना ही बाप के जाने के बाद उसकी अहमियत जताए। इस लाड प्यार ने उसको बिल्कुल ही खुदगर्ज इंसान बना दिया था। फिर दोस्त बहुत बड़ा किरदार होते हैं किसी को बनाने या बिगाड़ने में, और मेरे पहले से ही बदलिहाज बेटे को दोस्त भी ऐसे ही मिले थे। उन्होंने सारी कसर पूरी कर दी थी। अब मुझे एहसास होता था कि कितना गलत रवैया था हमारा शुरू से ही। खुद हम उसको लेकर एहसास करना सिखाया ही नहीं तो अब मेरे दिल को क्यों उसके रवैये से तकलीफ होती थी। जाने अभी और भी क्या कुछ देखना बाकी था। फिर उसने मेरे पैसे भी उठा लिए कि उसको दोस्तों के साथ पार्टी करनी थी और मैंने उसको इतने कम पैसे दिए थे, इसीलिए उसको खुद पैसे उठाने पड़े। मैंने जब बुरा भला कहा तो बड़ी दीठा से बोला, माँ आपसे नहीं लूंगा,
तो क्या मोहल्ले में किसी के घर से पैसे लूं या बैंक में डाका डालूं, क्योंकि थोड़े पैसों में मेरा तो कोई गुजारा नहीं होता। अब मेरे जेब खर्च के पैसे बढ़ा दे तो मेहरबानी होगी। और मैं तो इसी बात से शौक हो गई थी कि अब वह डाके मारने की बात भी कर रहा है। भगवान ना करे अगर यह सिलसिला चल निकला तो फिर कभी रुकने वाला नहीं है। मेरी बेबसी की इंतहा थी कि वक्त को पीछे नहीं ले जा सकती थी कि अपनी गलती सुधार कर इकलौते बेटे की परवरिश अच्छे से कर सकती। मैंने अपने साथ नहीं बल्कि अपने बेटे के साथ ज्यादती की थी कि इतनी अच्छी परवरिश पाकर एक अच्छा और कामयाब इंसान बनाने का हक था उसका, जो मैं उसको देने से काबिल थी। उसके लाड़ प्यार में हर जायज नाजायज मानकर मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर डाली थी और अब खुद ही उससे खफा रहने लगी थी। मैंने फिर से वादा किया कि अब मैं दोबारा से अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी, भले वह मुझसे झगड़ा करे, नाराज हो जाए या जो भी, मुझे एक आखिरी कोशिश करनी होगी। मैंने बेटे की नाजायज ख्वाहिश को रद्द करना शुरू कर दिया, उसको पैसे देना बंद कर दिए, उसको हर बात पर रोक टोक करने लगी, सख्ती से उसको सुधारने की कोशिश करने लगी थी। अब भी कहीं मैं बेटे को खड़ा देखती तो उसको खूब बुरा भला कहकर चल पड़ती थी। एक बार फिर मैं गलती पर गलती करती गई थी जिससे वह एकदम बदतमीज हो गया था और मैं ये सब देख ही नहीं पाई थी। शराब पीना उसने बढ़ा दी थी। पहले कभी कभार वह ये पीता था, अब रोज पीने लगा। उसकी सेहत गिरने लगी थी क्योंकि वह शराब नशा के साथ और नशा भी करने लगा था। मगर मैं इसी सोच से डटी रही कि नहीं, इस बार नर्म नहीं पड़ना, यह मेरे बेटे के भले के लिए है, सो मैं उसकी बेहतर के लिए सख्ती बढ़ा दूंगी, खत्म नहीं करूंगी। मैंने कोई नरमी ना किया। हद से ज्यादा नरमी और फिर हद से ज्यादा सख्ती करने से इतना भयानक नतीजा सामने आया था कि मैं सारी जिंदगी मातम करते गुजार दूं, तब भी गम की शिद्दत में कमी नहीं आएगी। मेरा बेटा बड़े धड़ल्ले से गलत काम भी करने लगा था, वह हर गुनाह कर रहा था और मैं माँ होकर भी अनजान थी। एक दिन तो हद ही हो गई थी। मैं शाम के वक्त किचन में खड़ी खाना बना रही थी जब दरवाजे पर कटके की आवाज सुनाई दी। मैं समझ गई कि मेरा बेटा लौट आया है। आज मैं उसकी पसंद का खाना बना रही थी। मैं रात के 12 बजे बेटे को सरप्राइज देना चाह रही थी, मगर वह तो खुद मेरे लिए इतना खतरनाक सरप्राइज लिए घर पहुंचा था। दरवाजा खोलकर वह अंदर दाखिल हुआ तो उसके साथ लगभग एक 13 साल की लड़की भी मौजूद थी जो डरी सहमी सी खड़ी थी। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैंने बेटे से पूछा, ये कौन है और इसको कहाँ से लाए हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया और उस लड़की को जबरदस्ती अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा तो वह रोने लगी थी और मेरे दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में पकड़ लिया हो। मैंने आगे बढ़कर बेटे को पीछे धकेला और लड़की को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। बेटा तो फायर हो गया था और कहने लगा कि यह लड़की किसी लड़के के इंतजार में थी, वह नहीं आया तो मैंने इसको यहाँ लाने का सोचा। अपने काम से काम रखो, ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। पीछे हटो, ये कहते हुए वह एक बार फिर आगे हुआ तो मैं उस लड़की के सामने खड़ी हो गई थी और बेटे को कहा कि मेरे जीते जी तुम इस बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वह अपनी जगह थमसा गया था और फिर कहने लगा, ये गलती मत करो माँ, मुझे कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर मत करो। अपने कमरे में जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। उसकी आंखों में खून उतर चुका था। मैंने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी और लड़की को घर से निकल जाने में मदद की। यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर वापस पलटी तो मेरा बेटा लहू रंग आंखों से मुझे घूरते हुए बोला कि आज मैं तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा मेरे किसी मामले में दखल अंदाजी करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाओगी। वह मुझे ही घसीट कर कमरे में ले गया था। मैं उसकी इस हरकत पर हक्का बक्का रही। मेरा बेटा इतना घटिया भी हो सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। नशे में वो इतना चूर था कि वह मुझसे बदतमीजी की कोशिश कर रहा था, मेरा इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था और मेरे दिल में दर्द की एक लहर उठी थी। मैं यह नहीं देख सकती थी कि मेरा अपना बेटा मेरे साथ कोई ज्यादती कर जाए, मगर नशे की हालत में इंसान किसी काबिल नहीं रहता, ना किसी जायज नाजायज की फर्क कर सकता है। यही वजह है कि नशा करने से मना किया गया है, मगर हम माएँ अपने बच्चों की परवरिश करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। इसलिए इतनी ज़्यादा बुराई फैल चुकी है और हमारे ही घरों की दहलीज भी पार कर चुकी है। मैं इतने नाजुक मोड़ पर आन खड़ी हुई थी कि बेटे को छोड़ देती तो भी मरती थी और नहीं करती तो भी मरती थी। और फिर एक लम्हे के अंदर मैंने वह फैसला कर डाला जो एक माँ के लिए बहुत ही मुश्किल फैसला होता है। मैंने साइड टेबल पर पड़ा भारी लैंप उठाया और अपने हाथों से अपने बेटे के सर में दे मारा। वह एक ही चोट से एक तरफ लुढ़क गया था। बेड पर मेरे प्यारे बेटे का खून फैलता चला गया, मगर मैं हैरान सी उसको देख रही थी। मैंने अपना कलेजा खुद ही नोच डाला था। मैंने डॉक्टर को घर बुलाया तो उसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली थी। उसने कहा कि यह तो कब का मर चुका है और मैं जमीन पर गिर चुकी थी।
मैं तो समझी थी मैंने अपने बेटे को चोट पहुंचाई है, मगर ये तो जान से जा चुका है। किस हालत में दुनिया से गया, अपनी माँ के हाथों कत्ल हो गया था मेरा बेटा। मैं अचंभित सी उसी को तके जा रही थी। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और मेरे बेटे को अस्पताल भिजवाया और मुझे हिरासत में ले लिया। मेरा बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो मैं बस यही कहे जा रही थी, मेरे बेटे के साथ क्या जुल्म हो गया है, मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी। उसके अलावा मैंने एक लफ्ज नहीं बोला था। उन्होंने धक्का देकर मुझे लॉकअप में बंद किया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। अगले रोज अदालत में मुझे पेश किया गया था, मगर मैं अब भी वही टूटे फूटे शब्द बोल रही थी। मैंने अपने बेटे को इस मुकाम पर पहुंचाया था, मैंने उसकी अच्छी परवरिश नहीं की, मैं मुजरिम हूं। उन लोगों ने सर तोड़ कोशिश की मुझसे कुछ पूछ सके, मगर मेरी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। मैं अपने होश में ही नहीं थी कि अपने मुंह से कोई और बात निकालती। मैं बस पछतावे की हालत में थी और उसके सर पर लगने वाली चोट उसकी मौत का सबूत बनी थी। चोट लगते ही वह मर चुका था, जबकि चोट इतनी जोर की नहीं थी कि उससे किसी की मौत हो जाती। मुझे जेल में सबसे अलग रखा गया था और साइकेट्रिस्ट मेरा इलाज कर रहा था ताकि मैं अपना बयान दे सकूं, और अगर यह नहीं हुआ तो फिर मुझे पागल खाने डाल दिया जाएगा और केस से बरी कर दिया जाएगा। 4 माह के इलाज के बाद मेरी हालत में सुधार आने लगी थी, मगर फिर वही लड़की खुद ही अदालत में पेश हो गई और मेरे हक में गवाही दी, जबकि मेरे बेटे के आवारा दोस्त मेरे खिलाफ बयान दे चुके थे और इसीलिए मैं जेल में कैद कर दी गई थी। अब उस लड़की के बयान ने मुझे बेकसूर साबित किया तो जज ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया था। मेरे ग्राहक भी मेरे इंतजार में थे। फिर वही लड़की अदालत से बाकायदा इजाजतनामा लेकर मेरे पास रुक गई थी। मेरा इलाज भी जारी रहा था और फिर मैं पूरे 1 साल के बाद पूरी तरह से ठीक हो गई थी। बेटे का सदमा तो दिल को लग चुका था, जिसकी बस आंखों में भी नमी हमेशा के लिए ठहर चुकी थी। मगर उस लड़की ने मेरी सेवा की थी और मुझे गम से निकलने में मेरी मदद भी की। वो एक अनाथ बच्ची थी जिसको उसकी सौतेली माँ घर में रखने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि लड़की घर में रहने के काबिल ही नहीं है, यह एक बदचलन लड़की है और मेरे जवान बेटे हैं। लड़की ने अदालत में जाकर बयान भी दिया था और अपने बारे में भी बताया कि उसका कोई घर नहीं है, सो उसको मेरे साथ रहने की इजाज़त दी जाए ताकि वह मेरा ख्याल रख सके, और खुद भी वह मान ली और इस तरह मुझे भी सहारा मिल गया था और उसको भी सहारा मिल गया था। और अब 10 साल हो चुके हैं और मेरी बेटी मेरे साथ ही रहती है। मैंने दोबारा से अपना काम शुरू कर दिया था। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखती है, मेरे साथ सारा काम सलीके से करती है, मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। मगर मुझे अपना वह नाफरमान और अकड़ मिजाज बेटा फिर भी हर पल याद आता है। मैं उस बच्ची का दिल से ख्याल रखती हूँ, उसकी खुशी और ख्वाहिश का ख्याल करती हूँ, उसको पूरे हक से घर में रहने दिया। आज मैं ऊपर वाले से आपने बेटे की गुनाहों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। ऊपर वाला बहुत दयालु है, विश्वास करती हूँ वो मेरे बेटे को भी बख्श देगा। आपसे गुजारिश है कि मेरी तरह अपनी औलाद को बेवजह लाड प्यार मत दें, यह उनके लिए दुश्मनी साबित होती है। दोस्ती की नहीं परवरिश करते हुए जहाँ सख्ती की जरूरत है तो सख्ती दिखाएं, भले आपका बच्चा चंद माह का हो। परवरिश बचपन में ही की जा सकती है, वरना बच्चों की आदतें मजबूत हो जाती हैं और फिर सुधारना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना।